हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेविटी क्लासेस। तो हम जेई मेन का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स का। 2 सितंबर शिफ्ट 1 का पेपर है फिजिक्स का, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है बच्चों, ए कॉइल ऑफ रेडियस आर रोटेटिंग अबाउट ए डायमेट्रिकल एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज डेवलप्ड, मैक्सिमम ईएमएफ, बेसिकली जो ईएमएफ इंड्यूस होगा फ्लक्स चेंज की वजह से, इफ इट टेक्स 0.2 सेकंड फॉर हाफ रिवॉल्यूशन। ओके, आर एंड बी दिया हुआ है। तो जो डायग्राम में थोड़ा समझते हैं, एक लूप है, लूप की रेडियस आर है और क्रॉस की फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस की पूरे रीजन में। जब हम इस लूप को इस डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो बेसिकली थीटा चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चेंज होगा, और उस एंगल के चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर लूप लो तो करंट भी आता है, हम जानते हैं। तो बच्चों हमें ईएमएफ निकालना है। तो ईएमएफ जैसा कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ईएमएफ क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। ईएमएफ क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। और माइनस डी फाई बाई डी टी होता है क्योंकि नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो चेंज इन फ्लक्स का अपोज करेगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो चेंज इन फ्लक्स का अपोज करेगा। तो अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो तो डी फाई बाई डी टी होगा। पहले फ्लक्स देखते हैं, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है एन बी डॉट ए, बिकॉज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो इंटीग्रेट करके निकालते हैं, बट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डायरेक्टली हम एन बी डॉट ए लिख सकते हैं। एन इज द नंबर ऑफ टर्न, A is area vector and B is magnetic field। अगर यहां देखें बच्चों तो एंगल चेंज हो रहा होगा, यहां पे जो थीटा है A और B के बीच, जो थीटा है A, यहां पे एन बी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं हम। तो जो A और B के बीच थीटा होगा वो थीटा यहां पे चेंज हो रहा है। तो अब थीटा क्या होगा, किसी टी टाइम में अगर कोई बॉडी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है तो टी टाइम में कितना एंगल घूमेगी, ओमेगा इंटू टी। अगर ओमेगा से घूम रही है, कांस्टेंट ओमेगा है, तो टी टाइम में कितना एंगल घूमेगी, ओमेगा इंटू टी। तो थीटा की जगह लिख सकता हूँ ओमेगा इंटू टी। तो यहाँ से फ्लक्स, अच्छा एन देखो क्वेश्चन में दिया नहीं है, एन के बारे में कोई यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो n1 ले लेंगे हम। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो n की जगह 1 रख देंगे हम। तो फाइनली हम जो फाई लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, n की जगह 1 बी ए कॉस ओमेगा टी, दैट इज फ्लक्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई बाई डी टी, तो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ गया, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम जो ईएमएफ होगा साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो बी ए ओमेगा। और ये तीनों ही वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दी हुई है। देखो बी दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5, 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5। एरिया दिया हुआ है, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई 0.1 मीटर का होल स्क्वायर। अच्छा, और हमें क्या दिया हुआ है, ओमेगा, ओमेगा कितना है, हाफ रिवॉल्यूशन 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड में हाफ रिवॉल्यूशन है। पता हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब कितना एंगल घुमा, पाई रेडियन। हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब कितना एंगल, एक रिवॉल्यूशन 2 पाई रेडियन, तो हाफ रिवॉल्यूशन है पाई रेडियन। पाई रेडियन रोटेट किया 0.2 सेकंड में, तो ओमेगा क्या आएगा, ओमेगा क्या है? तो बच्चा वो ओमेगा देखना है, ओमेगा क्या होगा, तो ओमेगा पार्टिकल हाफ रिवॉल्यूशन रोटेट किया है 0.2 सेकंड में। हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब पाई रेडियन, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब होता है 2 पाई रेडियन, तो हाफ का मतलब पाई रेडियन। पाई रेडियन रोटेट किया है 0.2 सेकंड में, तो ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा क्या आ जाएगा, थीटा अपॉन टाइम। थीटा कितना, पाई रेडियन, टाइम कितना 0.2 सेकेंड, तो यहाँ पे ओमेगा आ रहा है 5 पाई रेडियन पर सेकेंड, 5 पाई रेडियन पर सेकेंड। इस ओमेगा की वैल्यू को हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, तो इंटू 5 पाई। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो वैल्यू हमारी आएगी 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5। दैट इज द फाइनल आंसर, वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
force, velocity and area are considered as fundamental physical quantities. Then find the dimensional formula of Young's modulus. बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस का एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं. इनिशियल जब टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं, हर कोई ऐसे क्वेश्चन करता है, तो वो सब मैक्सिमम बच्चे इसको क्वेश्चन को सही करेंगे. तो क्या है देखो, फोर्स, वेलोसिटी, एरिया. अगर इनको जनरली फंडामेंटल इसको मानते हो, लेंथ, टाइम और मास, जनरली हम इसको फंडामेंटल मानते हैं. यहाँ पे बोला फोर्स, वेलोसिटी और एरिया को फंडामेंटल मानते हुए यंग्स मॉडुलस की डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ. तो बच्चों यंग्स मॉडुलस को y से रिप्रेजेंट कर देता हूं. तो y यंग्स मॉडुलस है फोर्स, वेलोसिटी और एरिया. तो ऐसा मान लेते हैं कि y जो है दैट विल बी फोर्स की पावर a, वेलोसिटी की पावर v एंड एरिया की पावर c. मतलब फोर्स को यंग्स मॉडुलस को फोर्स, वेलोसिटी और एरिया के टर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो मान लिया फोर्स की पावर a आएगी, या फोर्स की डायमेंशन a होगी, वेलोसिटी की डायमेंशन b होगी, एरिया की डायमेंशन c होगी. तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया हमने. k इज ए कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट. अब अगर ये दोनों बराबर हैं तो दोनों की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए. जो LHS की डायमेंशन है, जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है, वो राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए. अच्छा, y की डायमेंशन क्या होती है? यंग्स मॉडुलस. यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. स्ट्रेन डायमेंशनलेस होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया. अगर y की डायमेंशन देखोगे तो y की डायमेंशन क्या आएगी? फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स अपॉन, अगर पहले y की डायमेंशन निकाल लेते हैं तो y की डायमेंशन होगी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो स्ट्रेन डायमेंशन लेस, फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स अपॉन एरिया डायमेंशन वाइज देख रहे हैं तो डायमेंशन वाइज देखोगे फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स होता है MLT-2, एरिया है L2. तो यहाँ से y की डायमेंशन मिल गई ML-1T-2. दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y. तो बच्चों y मिल गया हमें ML-1T-2 इक्वल टू, अब यहां पे फोर्स की डायमेंशन क्या है? MLT-2, MLT-2 पावर a. इसके बाद वेलोसिटी LT-1 पावर v. और इसके बाद एरिया पावर c. तो एरिया हो गया L2 पावर c. अब बच्चों m की पावर दोनों साइड बराबर कर दो, l की पावर दोनों साइड बराबर कर दो, t की पावर दोनों साइड. तो यहां पे देखोगे m की पावर 1, इधर देखोगे तो m की पावर a इज इक्वल टू 1. l की पावर यहां पे देखोगे -1, इधर देखोगे तो l की पावर a प्लस b प्लस 2c. तो a प्लस b प्लस 2c इज इक्वल टू -1. t की पावर देखोगे यहाँ -2, यहाँ पे -2a माइनस b. तो -2a माइनस b इज इक्वल टू -2. तो a तो 1 आ गया, a को डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर लेते हैं. b और c में दो इक्वेशन मिलेंगी, बिल्कुल सिंपल सॉल्व. नहीं, यहाँ पे a रख दो तो -2 हो गया, -2 तो b इक्वल टू आ गया 0. a को 1 यूज किया यहाँ पे तो -2 कैंसिल हो गया, b आ गया 0. तो a तो 1 आ गया, b 0 आ गया, a 1 b 0 और c आ गया यहाँ से -1. a आ गया 1, b आ गया 0, c आ गया -1. तो यहाँ पे देख लो, a आ गया 1, b आ गया 0, c आ गया -1. फर्स्ट, दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी विल बी एल्यूमिनियम, मरकरी, कॉपर और टंगस्टन. 4 एलिमेंट्स की हमें रेजिस्टिविटी के बारे में पूछा है. तो बच्चों वैसे तो ये मतलब डाटा बेस्ड क्वेश्चन है. रेजिस्टिविटी याद होगी तो बच्चे बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और मोस्टली बच्चों को रेजिस्टिविटी याद होगी नहीं है. तो थोड़ा सा हम दिमाग ला के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे कि एल्यूमिनियम कॉपर, हमें जानते हैं कि एल्यूमिनियम कॉपर कंडक्टिंग है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स. नॉर्मली हम इनके बारे में बात करते हैं जब भी हम पढ़ते हैं, तो एल्यूमिनियम कॉपर हमने सुना होता है और हम जानते हैं कंडक्टिंग होते हैं. तो देखो, एल्यूमिनियम कॉपर अगर ज़्यादा कंडक्टिंग है तो उनकी रेजिस्टिविटी कम होगी. तो ऐसा ऑप्शन देखो कि एल्यूमिनियम कॉपर शुरू में आ रहे हो. तो देखो यहाँ पे कॉपर मरकरी आ रहा है, एल्यूमिनियम बाद में आ रहा है. फर्स्ट ऑप्शन जहाँ पे कॉपर और एल्यूमिनियम स्टार्टिंग में आ रहे हैं, मतलब उनकी रेजिस्टिविटी कम है. तो एक थोड़ा सा लॉजिक लगा के हम यहाँ पे एक आंसर मार्क कर सकते थे, ए ऑप्शन. बाकी वैसे तो अगर प्रिसाइजली बात करोगे कि मुझे एग्जैक्टली डाटा पता होगा तभी तुम एग्जैक्टली एक वैल्यूज देख पाओगे यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोटॉन एंटर्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 मिली टेस्ला.
मैग्नेटिक फील्ड दी हुई, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, प्रोटॉन एंटर कर रहा है 60 डिग्री एंगल पे, तो मैग्नेटिक फील्ड विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द पिच ऑफ पाथ। तो बच्चों जैसे मान लो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और एक पार्टिकल है प्रोटॉन जो कि यहां से एंटर कर रहा है, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, और एंगल है थीटा, आगे थीटा मान लेते हैं, वी है ये 10 मीटर पर सेकेंड, एंगल थीटा। तो सबसे पहले पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? हम जानते हैं कि अगर वेलोसिटी पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो पाथ सर्किल होता है, बट अगर वेलोसिटी किसी एंगल पे हो मैग्नेटिक फील्ड के तो पाथ होता है हेलिकल, क्योंकि v का एक कंपोनेंट होगा v cos थीटा और एक कंपोनेंट होगा जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा v sin थीटा। जो v cos थीटा कंपोनेंट है वो तो पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके जाएगा, और जो v sin थीटा है इसकी वजह से पार्टिकल रोटेट करेगा, यानी कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, तो सर्किल तो करेगा लेकिन आगे बढ़ता हुआ, तो इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। अब पहले बात करें टाइम पीरियड की, तो जो टाइम पीरियड क्या होता है 2πm/qv। टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड क्या होता है 2πm/qv। अब यहां पे अगर देखें हम तो v cos थीटा वो वेलोसिटी है जिसकी वजह से पार्टिकल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, और पिच का मतलब क्या होता है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन द डायरेक्शन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन टाइम पीरियड या इन वन रोटेशन। तो बच्चों अगर v cos थीटा स्पीड है और टाइम पीरियड ये है तो पिच क्या होगी v cos थीटा इंटू टी, v cos थीटा इंटू टी। तो देखो v दिया हुआ है 10, थीटा 60 डिग्री, और टाइम यहां से हम निकाल लेंगे। मास प्रोटॉन का रखना है तो 2 पाई मास रखोगे प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्यू प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और मैग्नेटिक फील्ड बी दी हुई है 2 मिली टेस्ला, तो 2 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ से टाइम पीरियड हो जाएगा, टाइम पीरियड को यहाँ रखेंगे, वी रखेंगे, थीटा रखेंगे, तो सॉल्व करके बच्चों इसका आंसर आएगा 50 पाई माइक्रोमीटर, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, amplitude of carrier wave and masses wave are 5 unit and 3 unit respectively. The ratio of maximum minimum amplitude. ये तो बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है सुपरपोजिशन का, कि अगर दो वेव हैं, एक का एम्पलीट्यूड है 5 यूनिट दूसरे का 3 यूनिट, तो मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो बताना है। मैक्सिमम क्या होगा, यानी कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा A1 + A2, और मिनिमम क्या होगा A1 - A2। तो जो Amax अपॉन Amin हम निकालेंगे, Amax अपॉन Amin दैट विल बी A1 + A2 अपॉन A1 - A2। A1 + A2 हो गया 8, A1 - A2 इज 2, आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, a charged particle having charge q and speed v is moving in xy plane in x direction. It enters in a region of uniform electric field directed in y direction and extended from x = 0 to x = d. Then what is the equation of path? तो बच्चों एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, x = 0 से लेके x = d तक के रीजन में, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, पार्टिकल तो x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, x = 0 से x = d। तो बच्चों जैसे यहां से स्टार्ट किया, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन, ये x, ये y, x = 0 और ये है x = d। यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है y डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक पार्टिकल यहां से एंटर करता है, उसकी वेलोसिटी है v, चार्ज है q। तो बच्चों यहां से पाथ कैसा होगा, जैसे ही पार्टिकल ने एंटर किया, क्या उस पर QE लगेगा, QE उस पर फोर्स लगेगा पार्टिकल पे QE, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो पार्टिकल कुछ इस प्रकार, पार्टिकल का पाथ होगा इस प्रकार का। अब हमसे क्या पूछा है यहां पे,
व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पाथ, बेसिकली ट्राजेक्ट्री की इक्वेशन निकालनी है, पार्टिकल के पाथ की इक्वेशन निकालनी है। अच्छा, इक्वेशन पाथ की इक्वेशन मतलब क्या हुआ कि किसी टाइम t पर पार्टिकल के जो x और y कोऑर्डिनेट होंगे उनके बीच का रिलेशन निकालना है। किसी टाइम t पर, मान लो t टाइम का पार्टिकल यहाँ आ गया, t टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ आ गया, तो इसका x कोऑर्डिनेट है x, y, तो इसके बीच का रिलेशन निकालना है बस। तो x डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी है, v, कोई फोर्स नहीं है, यानी कि x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो t टाइम में पार्टिकल x में कितना चलेगा, v इंटू टी। ये हो गया x डायरेक्शन में, टाइम t में v इंटू टी। y डायरेक्शन में अगर देखें, इन y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो x डायरेक्शन में है। y डायरेक्शन में इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं है, तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो, बट एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज qe अपॉन m, फोर्स अपॉन मास, qe अपॉन m। तो y डायरेक्शन में पार्टिकल का t टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ut जीरो, हाफ ay यानी कि qe बाई m इंटू टी स्क्वायर। अब बच्चों ये x कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास और ये y आ गया, ये x आ गया, y आ गया, हमें x और y के बीच रिलेशन चाहिए, तो यहाँ से t को एलिमिनेट करना है। तो t की जगह यहाँ से t क्या निकाल लिया, x अपॉन v, और इसको मैंने वहाँ पे रख दिया, वहाँ पे रख दूंगा t की जगह, तो y क्या आ जाएगा, qe अपॉन 2m, और t की जगह रख दूंगा x अपॉन v, तो x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। दिस इज द आंसर, qe x स्क्वायर अपॉन 2m b स्क्वायर, या QE D स्क्वायर। फाइनली देखें हम x इक्वल टू डी पे, तो QE D स्क्वायर। ये बच्चों ये बेसिकली y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया। फाइनली पार्टिकल जब उस रीजन से बाहर निकल रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट हो गया y डायरेक्शन में, QE D स्क्वायर अपॉन 2mv स्क्वायर। थैंक यू।